Hello friends, myself Dr. Devesh Mishra, and today I am going to discuss a very important topic of the NCERT biology, that is the structure of the neuron, right? Which is very important for our exam also and for future also. जब आप MBBS फर्स्ट ईयर में आओगे तब भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज न्यूरॉन और नर्व सेल? सो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि न्यूरॉन या नर्व सेल क्या होते हैं, right? So neuron or nerve cells, they are structural and functional unit of the central nervous system. यानी हमारे ब्रेन में क्या, ब्रेन का काम क्या है, जो हम रफली क्या समझते हैं कि ब्रेन कोई भी स्टिमुलाई को रिसीव करता है और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देता है. तो ये उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन हेल्प करता है, दैट इज द न्यूरॉन एंड नर्व सेल. इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन के वाइज. सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? तो काम क्या करता है, जैसा मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो इसका काम क्या है, किसी भी इम्पल्स को या स्टिमुलस को ये रिसीव करेगा, उसको फिर कंडक्ट करेगा और फिर ट्रांसमिट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम टच करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमने जैसे टच किया तो हम एक स्टिमुलाई रिसीव करते हैं कि गर्म है, राइट? और वो स्टिमुलाई फिर यहाँ से जाता है ब्रेन में आता है, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई बहुत गर्म चीज़ छू दी है तुमने, राइट? तो ये कंडक्शन हो गया. और इसके बाद अब क्या होगा, जो मोटर न्यूरॉन है उसको सिग्नल आएगा कि भैया इसको भेजो, अब बताओ कि हाथ से इसको छोड़ दो, तो या वहां से तुरंत छोड़ देगा. तो दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स. सो रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स विल बी डन बाई न्यूरॉन्स और नर्व सेल. नर्व सेल यूजुअली आप ये मत सोचना कि बहुत छोटे होंगे, ब्रेन में होंगे. दे आर वेरी बिग एंड दे आर मेजरिंग फ्रॉम 90 to 100 सेंटीमीटर. और अगर आप ओरिजिन की बात करो कि न्यूरॉन की ओरिजिन कैसी है, तो दे आर एक्टोडर्मल. सो ये याद रखना है, एम्ब्रियो में जो सबसे बाहर का एक्टोडर्म होता है, उनकी ओरिजिन वहां से होती है. न्यूरॉन्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट जब हम न्यूरॉन्स को देख रहे होते हैं आफ्टर द बर्थ, दे डू नॉट डिवाइड. ये चीज ध्यान में रखना है कि न्यूरॉन्स जब भी आप उसको एनालाइज करोगे, तो ये देर इज नो ग्रोथ ऑफ द न्यूरॉन आफ्टर द बर्थ. जितना डिवीजन होना था सब वो फीटस में हो गया, लेकिन आफ्टर दैट बर्थ देयर विल बी नो डिवीजन. तो ऐसा क्यों नहीं होता है? वाई दे डू नॉट डिवाइड आफ्टर द बर्थ? बिकॉज दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल. सेंट्रियोल नहीं होता है, दैट इज वाई देयर इज नो डिवीजन. दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड आफ्टर द बर्थ. न्यूरॉन्स do not divide after the birth because of lack of which organelle? So that is the lack of centrioles, right? centriole नहीं होता है, इसलिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है. चलो अब देखते हैं न्यूरॉन के पार्ट क्या क्या है. अगर हम किसी भी न्यूरॉन को देखें, अगर आप इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखो जो मैं पॉइंटर से दिखाता हूँ, राइट? इस न्यूरॉन को अगर आप देखोगे तो देयर आर 3 पार्ट. एक हो गया सेल बॉडी, राइट? जो यहाँ पे आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेल बॉडी. और इसी सेल बॉडी से अगर आप देखो छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं, देयर आर फाइबर्स और सेल प्रोसेसेस. तो ये सेल प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं हम? डेंड्राइट्स. तो सेल बॉडी हो गया जो राउंड ओवल स्ट्रक्चर है, और यहाँ से जो फाइबर निकल रहे हैं उनको हम डेंड्राइट्स बोल रहे हैं. साथ में एक और चीज अगर आप देखो, सेल बॉडी में से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं. ये सारे कैसे हैं? इरेगुलर ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ से एक रेगुलर ब्रांच निकल रही है, रेगुलर यूनिफॉर्म थिकनेस की निकल रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन. तो ये 3 पार्ट हो गए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. सो नाउ यू कैन सी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन. इसमें सेल बॉडी के और भी कई नाम है, साइटोन, पेरिकैरियन, सोमा. दीज आर द वेरियस अदर नेम. सो आई होप यू अंडरस्टूड. दिस डायग्राम इज ब्यूटिफुल डायग्राम वेयर यू कैन सी देयर इज अ सेल बॉडी. उनकी सेल बॉडी से ब्रांचेस निकल रही हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. और एक यूनिफॉर्म डायमीटर की ब्रांच निकल रही है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन. अब देखो ओवरऑल अगर इसमें देखो तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, इन दोनों को मिला करके हम न्यूराइट्स भी बोलते हैं. सो एक बड़े डायग्राम को अगर हम देखें इस तरह से, है ना, व्हाट इज न्यूराइट? एग्जाम में पूछता है व्हाट इज न्यूराइट. सो न्यूराइट टर्म्स किसके लिए यूज करते हैं? तो यहाँ पे समझो इस चीज को, पहले इसको बेसिकली समझो. क्या समझना है यहाँ पे कि देखो सेल बॉडी आप देख रहे हो, सेल बॉडी में से क्या निकल रहे हैं? सेल प्रोसेसेस. अब इसको अभी डेंड्राइट मत बोलो, किसी भी सेल बॉडी से छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल प्रोसेसेस, राइट? सो 2 तरीके के सेल प्रोसेस निकल रहे हैं. एक आप देख रहे हो जो इरेगुलर और ब्रांचिंग है, जिसको हमने क्या बोला? डेंड्राइट्स. दूसरा हमने क्या बोला कि यूनिफॉर्म निकल रहा है, यूनिफॉर्म डायमीटर का जो निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन.
तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि न्यूराइट्स इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर दी सेल प्रोसेसेस कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। बात समझ में आई? न्यूराइट्स आर दी सेल प्रोसेसेस विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। तो वो सेल प्रोसेस कौन कौन से हैं? डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है। इसीलिए न्यूराइट टर्म इज यूज्ड फॉर बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सो एग्जाम में पूछेगा न्यूराइट्स किसके लिए? सेल प्रोसेस। कौन है? डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों को। डेंड्राइट एंड एक्सॉन बोथ आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूराइट्स, राइट। अब यहाँ पे देखो सेल बॉडी या साइटोन। अगर आप ये देखो, ये सेल बॉडी या साइटोन में क्या दिख रहा है आपको? इसको फोकस करना है। इस स्ट्रक्चर में सेल बॉडी आपको कैसा दिख रहा है? आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई है, राइट। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई है। और साथ में साइटोप्लाज्म कैसा दिख रहा है आपको? कैसा दिख रहा है? ग्रैनुलर। और साथ में कैसा है ये सेल बॉडी का स्ट्रक्चर? कैसा है? यहाँ पे स्टार शेप दिख रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार शेप। तो यहाँ पे स्टार लाइक दिख रहा है। सो ये इट कैन बी एनीथिंग। सेल बॉडी कैन बी एनीथिंग। सेल बॉडी में अगर आप देखो, यहाँ पे दो चीजें नोटिस करोगे। एक तो साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर है, राइट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूरोप्लाज्म। सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म भी बोल रहे हैं। और कैसा है? बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल दिख रहे हैं, जिसको निसल बॉडीज भी बोलते हैं, राइट। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी आप ये देखो, ये ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है। सेल बॉडी हमें कैसा दिख रहा है? ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस है, स्फेरिकल न्यूक्लियस है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है। अब यहाँ पे देखो, जो आपको लाइट कलर का दिख रहा है, दैट इज द न्यूक्लियोलाई। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बॉडी, राइट। Now, in the cytoplasm of the cell body, you will see all kind of organelle except for the centriole. याद है? सेंट्रियोल नहीं होने की वजह से न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है। आवर न्यूरॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेंट्रियोल, राइट। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी, व्हाट आर द अदर थिंग्स यू आर गोइंग टू सी? सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या दिख रहा है? देख रहे हो आप? ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है। और क्या क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस मिल रहा है, न्यूक्लियोलाई मिल रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, न्यूरोफिब्रिल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो अब अगर आप इस डायग्राम को देखो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ब्लू कलर के आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। सो राइबोसोम्स भी हमें मिल रहे हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये क्या है? ब्लू कलर का जो बीन शेप, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमें मिलेगा, गोल्गी बॉडीज भी हमें मिलेंगी। और साथ में अगर आप ये देखो, जो फिब्रिलर स्ट्रक्चर आपको एक रॉड लाइक फिब्रिलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दैट इज द न्यूरोफिब्रिल। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूरोफिब्रिल्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Mitochondria is required for energy for the impulse conduction. So हम जो conduction of impulse है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए। सो वो एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। सो इम्पल्स कंडक्शन के लिए एनर्जी मिलेगी, राइट। न्यूरोफिब्रिल क्या करेगा? ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरल इम्पल्स। सो जो न्यूरल इम्पल्स है उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा न्यूरोफिब्रिल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, ये सारे मिलकर के हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि हमारी सेल बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। बात समझ में आ गई? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो यू कैन सी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूरोफिब्रिल, सारे मिलेंगे सिर्फ एक सेंट्रियोल को छोड़ करके। एंड दैट इज द रीजन वाई न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड आफ्टर द बर्थ, राइट। देखो ये बड़ा डायग्राम है समझने के लिए। और आप देखो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूरोफिब्रिल, राइट। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेल बॉडी ग्रैनुलर क्यों थी। अगर आप इस डायग्राम को देखो, राइट, इस डायग्राम को देखो तो आपको क्या दिख रहा है? सेल बॉडी यहाँ पे ग्रैनुलर है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल दिख रहे हैं। क्यों है ये ग्रैन्यूल्स? सो वाई देयर इज अ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ निसल्स ग्रैन्यूल, जिसको हम क्या बुलाते हैं? टाइग्रॉइड बॉडीज। सो ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, दे आर हैविंग निसल्स ग्रैन्यूल और टाइग्रॉइड बॉडीज। तो यहाँ पे हमें निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं, जिसके कारण ये साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर है, जिसको हम टाइग्रॉइड बॉडीज भी बोल रहे हैं। और ये किस चीज का बना हुआ है? टाइग्रॉइड बॉडीज आर कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और राइबोसोम्स, राइट। सो जो ये हमें जो ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं साइटोप्लाज्म में सेल बॉडी के, वो क्या है, निसल्स ग्रैन्यूल है, जिनको हम टाइग्राइड बॉडीज भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, अगर आप इसको एज्यूम करो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स हैं, तो इसका काम क्या होगा? सो देयर बेसिक फंक्शन इज टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, सो दैट इज देयर बेसिक फंक्शन, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द सेल बॉडी। ये जो पूरा न्यूरॉन है उसको सर्वाइवल के लिए प्रोटीन तो चाहिए होंगे ना, तो दैट विल बी डन बाय द रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, जो हमें निसल ग्रैन्यूल के जैसे मिल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो, अगर आप ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, सेल बॉडी, राइट। सेल बॉडी में आपको कैसे दिख रहे हैं, ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। सो ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इन्हीं का नाम है निसल्स ग्रैन्यूल, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा है ये लाइट माइक्रोस्कोपी पे निसल्स ग्रैन्यूल है, राइट। अब आप जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाकर के देखोगे तब आपको दिखेगा कि ये तो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू देम। बात समझ में? तो जो निसल्स ग्रैन्यूल हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाए तो क्या है, दे आर मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर क्यों है। सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द निसल्स बॉडी। और निसल्स बॉडीज क्या हैं? दे आर मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, राइट। अब देखो, न्यूरल सेल बॉडी है, यानी नर्व की जो सेल बॉडी है, उसमें जो निसल्स ग्रैन्यूल आप देख रहे हो, डार्क ग्रैन्यूल दिख रहे हैं आपको साइटोप्लाज्म में, ये कहाँ मिलेंगे और कहाँ नहीं मिलेंगे, वेयर दे आर प्रेजेंट एंड वेयर दे आर एब्सेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब यहाँ पे फिर से एक बार सेल बॉडी के स्ट्रक्चर को देखो, जिस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखो। आप क्या देख रहे हो, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी में आपको दिख रहा है डार्क ग्रैन्यूल, निसल ग्रैन्यूल मिल रहा है, यस। अब आप आओ देखो, यहाँ पे जो सेल बॉडी की प्रोजेक्शंस हैं, ये देख रहे हो क्या है, ये प्रोजेक्शंस डेंड्राइट्स हैं। तो क्या आपको डेंड्राइट्स में भी डार्क ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं? डेंड्राइट्स में भी आपको डार्क ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं, तो हाँ, वहां पे भी मिल रहे हैं। तो यानी कि आप क्या बोलेंगे, निसल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट बोथ। तो डेंड्राइट में भी हमें मिल रहा है और साइटोप्लाज्म में भी मिल रहा है, यानी सेल बॉडी में भी मिल रहा है। सो निसल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, निसल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन दी सेल बॉडी एंड डेंड्राइट बोथ, राइट। अब कहां पे एब्सेंट, कहां पे, ये भी एग्जाम में पूछता है। देयर विल बी नॉट, दे विल नॉट बी सीन। अब ये देखो, यहां पे एक चीज समझो, ये जो सेल बॉडी आप देख रहे हो ना, एक मिनट, ये जो सेल बॉडी आप देख रहे हो, इसका एक पार्ट यहां पे देखो, ये जो पार्ट है ना सेल बॉडी का, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है जहां से एक्सॉन निकल रहा है, उस ट्रायंगुलर पार्ट को हम एक्सॉन हिलक बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज को, एग्जाम में पूछता है ये सब चीजें, राइट। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है जहां से एक्सॉन की ओरिजिन हो रही है, उसको बोलते हैं हम एक्सॉन हिलक। सो सेल बॉडी का पार्ट है, तो ये किसका पार्ट है, सेल बॉडी का पार्ट है। सेल बॉडी का पार्ट जो कि ट्रायंगुलर पार्ट है जहां से एक्सॉन की ओरिजिन हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलक। और आपको एक्सॉन हिलक में कहीं पे भी ग्रैन्यूल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो देयर इज नो निसल्स ग्रैन्यूल। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि इसके बाद से निसल ग्रैन्यूल नहीं मिलेगा, एक्सॉन में भी नहीं मिलेगा और एक्सॉन हिलक में भी नहीं मिलेगा। सो एक्सॉन्स एंड एक्सॉन हिलक बोथ विल बी हैविंग नो निसल्स ग्रैन्यूल। तो यहां पे आपको ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे निसल ग्रैन्यूल नहीं मिलेंगे, राइट। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है। अभी हमने सेल बॉडी के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने देखा निसल बॉडीज थी, ऑर्गेनेल थे, सारे ऑर्गेनेल थे एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रियोल। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। सो डेंड्रॉन, देखो डेंड्रॉन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, सेल बॉडी के बाद उसमें से जो छोटे छोटे फाइन ब्रांचेस निकल रहे हैं उसी को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। सो दीज आर द स्मॉल सेल प्रोसेसेस, राइट, विच इज लाइक अ फाइन ब्रांचेस विच आर ऑल्सो नोन एज डेंड्राइट्स, राइट। और डेंड्राइट में निसल ग्रैन्यूल मिलेंगे, यस मिलेंगे। क्या आपको डेंड्राइट में न्यूरोफिलामेंट भी मिलेंगे? तो ये याद रखना है, न्यूरोफिलामेंट हमें सेल बॉडी में भी मिलेगा, डेंड्राइट में भी मिलेगा, और न्यूरॉन के जो एक्सॉन है उसमें भी मिलेगा। तो निसल बॉडी आपको कहाँ पे मिलेगी? निसल बॉडी आपको डेंड्राइट में मिलेगी, और डेंड्राइट में न्यूरोफिब्रिल भी मिलेगा। न्यूरोफिब्रिल हमें हर जगह मिलेगा, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। न्यूरोफिब्रिल आपको हर जगह मिलेगा, ये आपको सेल बॉडी में भी मिलेगा, या आपको डेंड्राइट्स में भी मिलेगा,
आपको एक्सॉन, एक्सॉन हिलक सब जगह मिलेगा। तो एवरी प्लेस, बिकॉज इट हैज़ टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्स, राइट। तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट करना है, इसलिए हर जगह ये मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। डेंड्राइट्स क्या हो गए? स्मॉल सेल प्रोसेस, जिनके अंदर में हमें निसल ग्रैन्यूल और न्यूरोफिब्रिल मिलेंगे, जो कि हमें हेल्प करेंगे नर्व कंडक्शन में, राइट, जो कि हमें हेल्प करेंगे नर्व कंडक्शन में, राइट। अब यहां पे देखो डेंड्राइट्स में कैसे नर्व कंडक्शन होगा, किस तरह से नर्व कंडक्शन करेगा डेंड्राइट, दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, राइट। तो यहां पे देखो डेंड्राइट्स के पास क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। जैसा जो भी स्टिमुलाई होगा, जैसे मान लो कि हॉट ऑब्जेक्ट कोई किसी ने टच किया, तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद जो स्टिमुलाई होगी हॉटनेस की, वो कौन रिसीव करेगा? वो डेंड्राइट्स रिसीव करेगा। बात समझ में? और डेंड्राइट रिसीव करने के बाद किसको भेजेगा? वो सेल बॉडी को भेजेगा। सो डेंड्राइट से इंपल्स सेल बॉडी को, यानी कि डेंड्राइट्स ये जो ब्रांचेस हैं वहां से सिग्नल रिसीव हुआ और आएगा सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से जाएगा वो एक्सॉन में, और धीरे धीरे वो नीचे जाएगा एक्सोनल टर्मिनल पे। तो वही बात है कि आपने ये जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करने हैं? दे विल रिसीव दिस सेंसरी स्टिमुलस एंड दे विल बी सेंडिंग इट टू द सेल बॉडी। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। सो एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज सेंट्रीपिटल कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। सो सेंट्रीपिटल कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स is the conduction of the impulse from the dendrites to the cell body, right। तो यहां पे आप देखो डेंड्राइट से सेल बॉडी को जो इंपल्स जा रही है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल कंडक्शन। तो यहां पे देखो सिग्नल जो भी आपको रिसीव हुआ कैसे हुआ? डेंड्राइट्स में आया, डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी में गया, और सेल बॉडी के बाद ये एक्सॉन में जाएगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द डेंड्राइट्स, टू रिसीव द स्टिमुलाई एंड टू कंडक्ट इट टू द सेल बॉडी एंड देन टू द एक्सॉन, राइट। अब तीसरा पार्ट हमने देखो डेंड्राइट भी पढ़ लिया, सेल बॉडी भी पढ़ लिया। तो हमने सेल बॉडी को भी पढ़ा फर्स्ट पार्ट 1, देन हमने डेंड्राइट्स को भी पढ़ लिया। अब तीसरा पार्ट हम देखते हैं एक्सॉन। क्या है एक्सॉन? तो आप देखो यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जो ट्रायंगुलर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलक, यहां से एक्सॉन ओरिजिन करता है, राइट। सो एक्सॉन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द नर्व सेल। सो यहां पे ही सारे फंक्शन है। बेसिकली जो कंडक्शन का फंक्शन है वो यहीं से स्टार्ट होकर के, और ये बोलो जाए कि यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है या मेजर हो रहा है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द नर्व सेल। जैसे आप बोलते हो ना कि उसकी नर्व में चोट लग गई, नर्व फाइबर डैमेज हो गई, तो नर्व फाइबर का मतलब क्या हुआ? यूजुअली आपका मतलब क्या है? एग्जाम में पूछेगा नर्व फाइबर यूजुअली मीन्स व्हाट? इज इट अ सेल बॉडी, इज इट अ डेंड्राइट, और इज इट एक्सॉन? सो रिमेंबर, नर्व फाइबर यूजुअली मीन्स एक्सॉन, राइट। सो ये ध्यान रखना है, नर्व फाइबर यूजुअली रिफर्स टू एक्सॉन। ये चीज ध्यान में रखना है कि नर्व फाइबर जो हम बोल रहे हैं ना, एक जो चलती फिरती लैंग्वेज में, उसका मतलब एक्सॉन से है, सेल बॉडी और डेंड्राइट से नहीं है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शनल पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज द एक्सॉन, क्योंकि बेसिक फंक्शन यहीं पे हो रहा है। सो बेसिक फंक्शन यहां हो रहा है, इसीलिए नर्व फाइबर को हम एक्सॉन बोलते हैं, राइट। क्योंकि यहां से स्टिमुलाई को रिसीव भी कर रहा है और यहां से उसको ट्रांसमिट भी कर रहा है, इसीलिए एक्सॉन इज द बेसिक फंक्शनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, राइट। अब देखो एक्सॉन क्या चीज है? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे जो सेल बॉडी का ट्रायंगुलर पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोनल हिलक, राइट। एक्सोनल हिलक से ही एक्सॉन की ओरिजिन हो रही है। सो अब ये देखो, ये जो सारे सेल प्रोसेसेस हैं कैसे हैं? वो बहुत ही रैंडम इरेगुलर हैं और छोटे छोटे हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं उनकी। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक ब्रांच मिल रही है सेल प्रोसेस की, वहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये जो पार्ट है ना, एक्सॉन हिलक वाला पार्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ द साइटोन। सो एक्सॉन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ द साइटोन विच इज हैविंग यूनिफॉर्म डायमीटर। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इस एरिया में देखोगे तो इनकी डायमीटर सबकी यूनिफॉर्म है, राइट। दे आर हैविंग यूनिफॉर्म डायमीटर। अगर आप इस एरिया में देखो तो सारे के सारे दे आर हैविंग यूनिफॉर्म डायमीटर, पूरी लेंथ आपको एक्सॉन की यूनिफॉर्म डायमीटर। सो लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ द साइटोन विद द यूनिफॉर्म डायमीटर, राइट, विद द यूनिफॉर्म डायमीटर। और इनके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म, राइट। तो एक्सॉन में अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि दे आर अराइजिंग फ्रॉम द एक्सॉन हिलक, राइट, जो कि सेंट्रल, जो कि पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट है सेल बॉडी का, राइट। सो क्या है ये एक्सॉन हिलक? क्या है? पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम वेयर एक्सॉन ओरिजिनेट्स।
एक्सॉन हिलक की खास बात क्या है, राइट? एक्सॉन हिलक की खास बात देखो, निसल ग्रैन्यूल एब्सेंट होता है, वो अलग चीज है, राइट? लेकिन इनको हम और क्या बुलाते हैं? एक्सॉन हिलक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिगर जोन ऑफ द न्यूरॉन्स, राइट? इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रिगर, क्योंकि यहीं पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। क्यों बोलते हैं हम? वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रिगर जोन ऑफ द न्यूरॉन? क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल है, यानी जो नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल है, वो यहीं पे जनरेट हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द एक्सॉन हिलक। तो आपने देखा, ये जो मैंने आपको भी ऐसे जैसे दिखाया, राइट? ये एक तो सेल बॉडी थी और यहां से एक्सॉन हिलक बनाया और ये एक्सॉन बनाया, राइट? तो ये जो एक्सॉन हिलक वाला पार्ट है, यहीं पे एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रिगर जोन। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द ट्रिगर जोन ऑफ न्यूरॉन? एक्सॉन हिलक इज द ट्रिगर जोन ऑफ द न्यूरॉन, राइट? बात समझ में आई? अब देखो, ये जो एक्सॉन हिलक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सॉन हिलक है, जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ पे निसल ग्रैन्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे, निसल ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे। और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? न्यूरोफिब्रिल और माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। सो यू आर गोइंग टू सी न्यूरोफिब्रिल प्लस माइटोकॉन्ड्रिया इन दिस एरिया, राइट? नाउ इन एक्सॉन, उनके एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसको, उसमें हमें क्या चीज मिलेगी? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको अगर आप देखोगे निसल ग्रैन्यूल्स वहां पे क्या होंगे? वो एब्सेंट होंगे। और क्या मिलेगा आपके वहां पे? वहां पे आपको मिलेगा न्यूरोफिब्रिल और माइटोकॉन्ड्रिया। दीज टू थिंग्स विल बी प्रेजेंट इन दी एक्सोप्लाज्म। सो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म, जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है, जब आप उसको देखोगे तो आपको वहां पे न्यूरोफिब्रिल और माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लेकिन निसल ग्रैन्यूल नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि देखो, न्यूरोफिब्रिल और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों मिलेगा? क्योंकि यही दोनों, ये इसको एनर्जी देगा नर्व इंपल्स कंडक्ट करने के लिए, और न्यूरोफिब्रिल ट्रांसमिशन कराएगा। तो यही तो काम है ना एक्सॉन का। अगर यही दोनों नहीं रहेंगे तो काम ही क्या होगा? निसल ग्रैन्यूल तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, वो पूरे न्यूरॉन के लिए बना ले रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। जरूरत एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को ट्रांसमिशन करने की है, और ट्रांसमिशन करने के लिए एनर्जी की है। तो ट्रांसमिशन करने के लिए न्यूरोफिब्रिल होना चाहिए और एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। इसीलिए एक्सोप्लाज्म में हमें न्यूरोफिब्रिल और माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लेकिन निसल ग्रैन्यूल हमें नहीं मिलेगा, राइट? अब यहाँ पे देखो, यही सेम चीज मैंने आपको दिखाया कि अगर आप यहाँ पे देखो न्यूरोफिब्रिल को देखो, कैसा है? ये इलोंगेटेड चीज है। कहाँ पे मिल रहा है हमें? डेंड्राइट में भी मिल रहा है, सेल बॉडी में भी मिल रहा है, और यहाँ पे एक्सॉन हिलक में भी मिल रहा है, और एक्सॉन में भी मिलेगा। बात समझ में? ये डायग्राम यही मैं इसलिए दिखाना चाहता कि न्यूरोफिब्रिल आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन अगर आप देखोगे ग्रैन्यूल्स को, तो ग्रैन्यूल्स इसके बाद आपको नहीं दिख रहा है, एक्सॉन हिलक में नहीं दिख रहा है, राइट? अब देखो, एक्सोप्लाज्म क्या है? एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। अगर आप इस डायग्राम को देखो, जहां यहां पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, क्या है ये? सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्म डायमीटर कंटेनिंग एक्सॉन है। एक्सॉन का एक पार्ट है, स्कीमेटिक डायग्राम है ये, जहां पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूं? एक्सॉन दिखा रहा हूं। सो व्हाट इज दिस? इज द पार्ट ऑफ एक्सॉन, राइट? सो सिलिंड्रिकल पार्ट है एक्सॉन, और इसके जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोप्लाज्म, राइट? और साइटोप्लाज्म के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड एज एक्सोलीमा। बात समझ में आई? तो साइटोप्लाज्म इज एक्सोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोलीमा। क्लियर? अब जैसे जैसे आप न्यूरॉन, आप जो है एक्सॉन में आओगे, तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय श्वान सेल्स, राइट? श्वान सेल्स आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है श्वान सेल का, ये न्यूक्लियस हो गया, राइट? श्वान सेल्स हो गए। और आप अगर आप इसमें देखोगे, श्वान सेल्स के बीच में एक गैप है, एक मिनट, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे, श्वान सेल्स के बीच में, दो श्वान सेल्स के बीच में एक गैप है, और इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। सो गैप बिटवीन टू श्वान सेल्स, राइट? सो गैप बिटवीन टू श्वान सेल्स, एक श्वान सेल ये हो गई, और दूसरी श्वान सेल का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। सो हम यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि एक साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम एक्सोलीमा बोलते हैं, राइट? और अगर हम एक्सॉन के स्ट्रक्चर को और भी हम एलेबोरेट करके देखते हैं, तो हम यहाँ पे श्वान सेल्स क्या देख रहे हैं? अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे श्वान सेल्स आर प्रेजेंट हियर, न्यूक्लियस मिल रहा है, और श्वान सेल यहाँ पे देख रहे हो, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, बहुत सारे लेयर्स बना रहा है।
So when Schwann cells are forming so many layers around them, that is called as myelin sheath. So ये Schwann cells क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लेयर बना रहे हैं, तो these layers are called as myelin sheath. So ये हमें याद रखना है कि myelin sheath किससे कवर है, न्यूरी लेमा से. myelin sheath is covered by the plasma membrane of the Schwann cell. So इसको किसको हम कवर कर रहे हैं, न्यूरी लेमा. So ये चीज याद रखना है, thin plasma membrane which is covering the myelin sheath is called as न्यूरिलेमा. राइट, तो हमने क्या देखा, एक्सॉन देखा, एक्सॉन का सिलेंडर, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, श्वान सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरिलेमा बोलते हैं. और अगर आप देखो, ये अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, सपोज दिस इज द एक्सॉन सिलेंडर. राइट, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक एक्सॉन का सिलेंडर है. राइट, इस एक्सॉन सिलेंडर के अराउंड में, इस एक्सॉन के सिलेंडर के अराउंड में आपको ये सिंगल लेयर श्वान सेल्स की इस तरह से दिखेगी. राइट, सो दीज आर दी श्वान सेल्स. बात समझ में आई? तो श्वान सेल आपको एक कवरिंग, एक लेयर बस ऐसे है. लेकिन जब श्वान सेल डिवाइड होगा और बहुत सारे लेयर्स बनाएगा, जब ये एक मिनट, अब ये देखो, ये जो श्वान सेल्स है ना, अब ये क्या होगा, ये और भी लेयर्स को सिंथेसाइज करेगा और इसको मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनाएगा. सो अब आप क्या देख रहे हो कि बीच में जो एक्सॉन है, दे आर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ दी श्वान सेल्स, और इसी लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ. सो दीज आर दी माइलिन शीथ. बात समझ में? तो ये माइलिन शीथ है, यहाँ पे हमको जो दिख रहा है, दे आर दी माइलिन शीथ. सो माइलिन शीथ्स आर दी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द श्वान सेल्स अराउंड दी एक्सॉन. तो एक्सॉन के अराउंड में सिर्फ एक श्वान सेल की लेयर इज नॉर्मल थिंग. राइट, जो यूजुअल थिंग, नॉर्मल तो है ही, यूजुअल थिंग है, लेकिन जब वो बहुत सारे लेयर्स बनाता है तो उसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं. और इसी माइलिन शीथ की कवरिंग थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ये देखो माइलिन शीथ यहाँ पे दिखाया हुआ है, माइलिन शीथ इज कवर्ड बाय थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरिलेमा. और एक सिंपल वर्ड में बोला जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द श्वान सेल इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा. राइट, अभी देखो, ये फिर से एक पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का मैंने यहाँ पे निकाला, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, और एक्सॉन को एनलार्ज किया और उसका एक पिक्चर हम लोगों ने देखा. ये हम लोगों ने अभी देखा, सिलेंड्रिकल एक्सॉन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोप्लाज्म बोला, सॉरी साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोला, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही है उसको हम बोलेंगे एक्सोलेमा. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन एक्सोलेमा, साइटोप्लाज्म इज एक्सोप्लाज्म. और यहाँ पे देख रहे हो आप, दो श्वान सेल्स हैं, देयर आर टू श्वान सेल्स, और इनके बीच के गैप को हमने क्या बोला, नोड्स ऑफ रैनवियर. श्वान सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक माइलिन शीथ बना रहे हैं. श्वान सेल्स आर फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रिक माइलिन शीथ एंड दिस इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा. सो जो हमने अभी देखा उसी को मैंने एक समरी बना करके आपको बता दिया. राइट, अब देखो, जो भी एक्सॉन के बारे, हम एक्सॉन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हमने एक्सॉन में देखा कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दे आर कवर्ड बाय श्वान सेल्स, उनके बीच के गैप को नोड्स ऑफ रैनवियर बोल रहे हैं. अब हम जब नीचे के पार्ट में श्वान सेल्स में आते हैं, सॉरी एक्सॉन्स में आते हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखो, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, अगर ये मान के चलो कि सेल बॉडी, डेंड्राइट, दिस इज द एक्सॉन. राइट, तो एक्सॉन में हमने अभी देखा कि उनके पास श्वान सेल्स की लाइनिंग थी इस तरह से, इनके बीच के नोड ऑफ रैनवियर. एंड में क्या होता है, जब ये अंत में आएंगे ना, तो इनके बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस बनेंगे. दे विल बी फॉर्मिंग स्मॉल सेल प्रोसेसेस. राइट, एंड में सेल प्रोसेसेस जो होंगे, और वो कैसे होंगे, इनमें ना ऐसा नॉब जैसा होगा या बटन के जैसा बना होगा. सो नॉब्ड और बटन लाइक ब्रांचिंग, जिसको हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम टीलोडेंड्रिया. राइट, टीलो का मतलब होता है एंड. राइट, टीलो का मतलब एंड और डेंड्रिया का मतलब सेल प्रोसेस. सो एक्सॉन के एंड में, राइट, एक्सॉन के एंड में, टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन इज हैविंग बटन लाइक ब्रांचिंग, दैट इज कॉल्ड एज टीलोडेंड्रिया. बात समझ में आई? किसी भी एक्सॉन के एंड में अगर आप देख रहे हो, देखो इस डायग्राम को देखो, अगर आप देखो इस एक्सॉन को देखो, क्या दिख रहा है इसमें, देखो ये हुई सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन निकल के आया. एक्सॉन के एंड में आप क्या देख रहे हो, टीलोडेंड्रिया, ब्रांचेस हो रही हैं एंड में, इसीलिए टीलो डेंड्रिया मतलब सेल प्रोसेस. कैसी सेल प्रोसेस है, बटन शेप्ड ब्रांचेस. तो यहाँ पे बटन शेप ब्रांचेस जो मिल रही हैं, इसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया. टीलोडेंड्रिया में देखो, अब टीलोडेंड्रिया में क्या चीज होगी, अगर मैं एक ऐसा बड़ा डायग्राम बनाऊं टीलोडेंड्रिया का, ये होता है साइनेप्टिक नॉब. राइट, तो ये हो गया, ये जो हो गया एक साइनेप्टिक नॉब या बटन शेप. ये जो नॉब है
या बटन शेप टीलोडेंड्रिया का एंड मैंने यहाँ पे बनाया। तो इस टीलोडेंड्रिया के एंड में क्या मिलेगा हमें? अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, राइट। सो यू आर गोइंग टू सी दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आई? तो बात समझ में, ये जो आपको नॉब दिख रहा है ना, ये नॉब इसी को मैंने यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया किस तरह से बनेगा, राइट। तो ये जो बटन शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम नॉब भी बोल सकते हैं, इसके अंदर में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा भरा रहता है, दे आर फुल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड। सो टीलोडेंड्रिया इज द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन, जो कि किससे भरा होगा? रिच इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या करेगा? दिस माइटोकॉन्ड्रिया विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइल कोलाइन। सो एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर को बनाएगा बाय यूजिंग द कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। सो बात समझ में आई? टीलोडेंड्रिया क्या है? टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन। बात समझ में आई? अब देखो इस स्ट्रक्चर से समझो, एक्सॉन को हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। एक्सॉन को हम लोग पढ़ रहे थे, और एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट क्या है? टीलोडेंड्रिया है। टीलोडेंड्रिया में क्या है? टीलोडेंड्रिया में क्या है? बहुत सारे नॉब है, और इस नॉब के अंदर यानी इस बटन लाइक स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस करेगा, जैसे एसिटाइल कोलाइन, राइट। समझ में आई बात? तो ये नॉब का फंक्शन समझ में आया? ये जो नॉब है ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरॉन, ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है वो कौन करता है? एग्जाम में पूछता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कौन करता है? सेल बॉडी या डेंड्राइट्स या एक्सॉन? तो ये याद रखना है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज अ फंक्शन ऑफ द टीलोडेंड्रिया, एक्सॉन करता है। बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? टीलोडेंड्रिया यानी जो एंड पार्ट है उसका जो बटन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करेगा और यही न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करेगा। सो ट्रांसमिशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द एक्सॉन, राइट। अब ये देखो, एक्सॉन को बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द श्वान सेल्स दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। या तो माइलिनेटेड एक्सॉन बोलेंगे या हम अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो ये हमें याद रखना है, एक्सॉन को ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन सिंथेसिस, रिमेंबर। अब देखो ये चीज ध्यान में हमें रखना है कि एक्सॉन्स में चाहे वो माइलिनेटेड हो या अनमाइलिनेटेड हो, बोथ टाइप ऑफ एक्सॉन्स विल बी हैविंग श्वान सेल्स। आप देख रहे हो, माइलिनेटेड में भी मैंने आपको एक्सॉन्स दिखाया, श्वान सेल्स दिखाया, और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन में भी आपको मैंने श्वान सेल्स को रिप्रेजेंट किया। दीज आर टू ब्यूटीफुल डायग्राम। आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो और समझो क्या है ये। आप देख रहे हो ये सेंट्रल सिलेंडर क्या है? एक्सॉन है, राइट। सेंट्रल पार्ट ऑफ सिलेंडर क्या है? एक्सॉन है। और एक्सॉन किससे कवर है? ये देख रहे हो, एक छोटा सा सेल देख रहे हो, ये जो है ये श्वान सेल है, राइट। सो एक्सॉन इज कवर्ड बाय श्वान सेल। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, ये जो श्वान सेल है ये डिवाइड कर रहा है, और ये देख रहे हो पिंक या देखो पर्पल कलर का ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग बन रहा है, स्कीमेटिक डायग्राम है ये, राइट। जो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग जो ये बन रही है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। कौन बना रहा है? श्वान सेल्स। बात समझ में? तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में क्या पा रहे हो कि श्वान सेल्स आर सिंथेसाइजिंग माइलिन शीथ। श्वान सेल्स आर सिंथेसाइजिंग माइलिन शीथ, जो कि आपको कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर बन के दिख रहा है। कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर है, ये जो कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, इन्हीं को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एक्सॉन दिख रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे श्वान सेल्स क्या आपको एक्सॉन के अराउंड ऐसी कॉन्सेंट्रिक रैपिंग दिखा रहा है जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यानी कि नो माइलिन शीथ्स आर प्रेजेंट हियर, नो माइलिन शीथ इज प्रेजेंट हियर। यहां पे आपको माइलिन शीथ प्रेजेंट है। तो बात समझ में आई? माइलिनेटेड में माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, अनमाइलिनेटेड में माइलिन शीथ इज एब्सेंट। सो दैट इज द डिफरेंस। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये एनसीईआरटी की आप देखना, ये लाइन है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर का मतलब क्या हुआ? उनमें श्वान सेल्स की माइलिन शीथ है, राइट। श्वान सेल्स ने माइलिन शीथ बना रखी है, और अनमाइलिनेटेड में श्वान सेल्स ने माइलिन शीथ का कोई भी फॉर्मेशन नहीं किया है। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ द एक्सॉन्स बेस्ड ऑन द माइलिन और नो माइलिन शीथ, राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। एक्सॉन्स में श्वान सेल्स हमेशा रहेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि श्वान सेल इसमें एब्सेंट होगा। नहीं, श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ एक्सॉन्स। When they will form the myelin sheath, they are called as myelinated. When they will form no myelin sheath, they will be called as unmyelinated. Clear?
तो यहाँ पे देखो ये एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं श्वान सेल्स, माइलिन शीथ. सो व्हेन यू आर सीइंग अ एक्सॉन is enveloped by Schwann cells, which is forming the myelin sheath around the axon. They are called as myelinated axon, right? Myelinated axon समझ में आ गई बात. अब अगर तुमको याद होगा, myelinated axon में मैंने आपको बोला था Schwann cells के बीच में, यानी माइलिन शीथ के बीच में गैप जो होता है, रिमेंबर द गैप बिटवीन द माइलिन शीथ इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर, जो कि सल्टेटरी कंडक्शन कराता है ना, न्यूरॉन इंपल्स को जो है फास्टर कंडक्ट कराता है. दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द नोड ऑफ रैनवियर, राइट. सो नोड ऑफ रैनवियर देखो यहाँ पे इस डायग्राम से समझो, ये देखा आपने सिलेंड्रिकल एक्सॉन है, राइट. ये हो गई माइलिन शीथ जो श्वान सेल्स ने बनाई, ये हो गई माइलिन शीथ, ये हो गई माइलिन शीथ, और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर. So what is node of Ranvier? Gap between the two myelin sheath, right? So क्या देख रहे हैं हम? Gap between the two myelin sheath is called as node of Ranvier, जो कि saltatory conduction में help करता है, right? और हमें याद रखना है myelinated axon कहाँ मिलेंगे हमें, बॉडी में कहाँ पे मिलेंगे हमें? ये मिलेंगे spinal and cranial nerves. So myelinated axons will be seen in spinal and cranial nerves में मिलेंगे. बात समझ में आई? सो डन. माइलिनेटेड का मतलब माइलिन शीथ प्रेजेंट है. अब अनमाइलिनेटेड का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे फिर से वही स्ट्रक्चर देखो, अनमाइलिनेटेड में हमने क्या देखा, श्वान सेल्स है लेकिन माइलिन शीथ नहीं है. सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नर्व फाइबर्स आर इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स, यानी श्वान सेल्स आर प्रेजेंट. बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, श्वान सेल्स आर प्रेजेंट लेकिन माइलिन शीथ प्रेजेंट है कि नहीं है? बताओ डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? श्वान सेल माइलिन शीथ बना रहा है क्या? बना रहा है माइलिन शीथ बना रहा है? नहीं. सो विदाउट माइलिन शीथ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनमाइलिनेटेड. विदाउट माइलिन शीथ फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अनमाइलिनेटेड एक्सॉन. कहां पे मिलेगा हमें ये? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में अनमाइलिनेटेड, राइट. तो समझ में आएगी बात? माइलिनेटेड हो अनमाइलिनेटेड हो, बोथ विल बी हैविंग श्वान सेल. What they will not be having? Unmyelinated will not be having myelin sheath. Myelinated will be having myelin sheath, which is formed by the Schwann cells, right? So ये चीज समझ में आ गई बात. अब देखो न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ब्रीफ डिस्कशन होगा ही, राइट. न्यूरॉन को हम उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 5 टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स, right. Structural basis of the neuronal classification, they are unipolar, एक पोल होगा, bipolar, multipolar, pseudo unipolar and anaxonic, कोई भी एक्सॉन ही नहीं होगा, anaxonic, axonless, right. So there are 5 types: unipolar, bipolar, multipolar, pseudo and no axon, right. Functional जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होंगे? सेंसरी, रिले और मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टर न्यूरॉन, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन से रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलस को. रिले क्या करेगा? इंटर न्यूरॉन. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन. क्यों? क्योंकि ये 2 न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे हैं. कौन से 2 न्यूरॉन को? सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करेगा. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रिले न्यूरॉन, राइट. जो कि हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेगा, राइट. ये हमें सेंस ऑर्गन में मिलेगा, रिसेप्टर जहां पे होगा, और ये इफेक्टर ऑर्गन को जाएगा. बात समझ में? तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है. रिले का मतलब इंटर न्यूरॉन, जो कनेक्ट कर रहा है सेंसरी और मोटर को, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल सी फर्स्ट अबाउट दी स्ट्रक्चरल बेसिस. हम पहले स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखते हैं कि क्या क्या है. सो सबसे पहले नाम आता है यूनिपोलर न्यूरॉन. देखो नाम में ही सबसे पहले आपको बात छुपी हुई दिख रही है, एक पोल है. अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक सेल बॉडी दिख रही है. क्या देख रहे हो? सिर्फ एक सेल बॉडी है. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस यूनिपोलर न्यूरॉन को देखो, सिर्फ एक सेल बॉडी है. सेल बॉडी है, इसमें कोई डेंड्राइट दिख रहा है? कोई डेंड्राइट नहीं दिख रहा है, कोई डेंड्राइट नहीं दिख रहा है. सिर्फ एक सेल प्रोसेस निकल के जा रही है जो लंबी और यूनिफॉर्म है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन. सो आपको क्या दिख रहा है? ओनली 1 सेल बॉडी एंड 1 एक्सॉन. So cell body and 1 axon only is called as unipolar neuron. So cell body with 1 axon. So you can see cell body with 1 axon only is called as unipolar neuron. तो unipolar neuron क्या होते हैं बेसिकली? देखो यहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स. ऑल मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यूनिपोलर होते हैं. एग्जाम में पूछता है सेंसरी न्यूरॉन्स आर यूनिपोलर न्यूरॉन. तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं यूजुअली दे आर
यूनिपोलर न्यूरॉन्स, राइट। कहाँ पे मिलेंगे हमें? दे आर सीन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, राइट। तो बात समझ में आई? यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब सेल बॉडी एंड वन एक्सॉन ओनली, राइट। व्हाट इज बाईपोलर? देखो नाम से ही बता रहा है, बाईपोलर मतलब दो पोल हैं, यानी दो सेल प्रोसेस हैं, यहाँ पे दो सेल प्रोसेस है। अगर आप इस डायग्राम को फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, राइट, बाईपोलर न्यूरॉन, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सेल बॉडी है, दो सेल प्रोसेस है, एक ऊपर देख रहे हो, एक नीचे है। ऊपर वाला क्या है? डेंड्राइट है, वन डेंड्राइट, और नीचे वाला वन एक्सॉन। सो सेल बॉडी से एक ही डेंड्राइट बन रहा, एक ही एक्सॉन बन रहा, तो इसको हम बोलेंगे बाईपोलर, क्योंकि दो पोल निकल गया, राइट। सेल बॉडी से दो पोल निकले, एक डेंड्राइट बनाया, एक एक्सॉन बनाया। सो सेल बॉडी with one axon and one dendrite only is called as bipolar neuron। देखो अब दो पोल है ना इसमें, तो दो पोल का मतलब क्या हुआ? एक सेंसरी ऑर्गन को लेगा और एक मोटर न्यूरॉन को सप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। सो इसीलिए याद रखना है, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन्स आर बाईपोलर न्यूरॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। देखो बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है। डेंड्राइट क्या करेगा? स्टिमुलाई को रिसीव करेगा, फिर सेल बॉडी को भेजेगा, सेल बॉडी से एक्सॉन को, यानी कि ये सेंसरी ऑर्गन से रिसीव किया, ब्रेन में ले आया, और ब्रेन से जो है मोटर न्यूरॉन को देगा। तो ये कौन हो गए? ये हो गए रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स हो जाएंगे। कहाँ मिलेंगे हमें? रेटिना में मिलेंगे। सो दे आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई। सो बाईपोलर न्यूरॉन, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट ओनली। दे आर ऑल्सो इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स आर एक्चुअली बाईपोलर न्यूरॉन्स, और कहाँ मिलेंगे हमें? रेटिना में मिलेंगे, राइट। तीसरा क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन, राइट। थर्ड इज द मल्टीपोलर। देखो नाम से ही मल्टीपोलर, मल्टीपल पोल्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे अब क्या होगा? सेल बॉडी में बहुत सारे ब्रांचेस मिल रहे हैं, मोर देन 2 डेंड्राइट्स। बात समझ में? सेल बॉडी इज हैविंग मोर देन 2 डेंड्राइट्स, राइट, लेकिन एक्सॉन सिर्फ एक ही मिल रहा है। सो सेल बॉडी विद वन एक्सॉन and 2 or more dendrites, you can see 2 or more dendrites. So these are multipolar neuron. So multipolar neurons are motor neurons। तो याद रखना है, हमें ये एग्जाम में पूछता है। देखो यूनिपोलर सेंसरी हो गए, बाईपोलर इंटर न्यूरॉन्स हो गए, मल्टीपोलर मोटर न्यूरॉन्स हो गए। मोटर न्यूरॉन्स आर यूजुअली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। कहाँ पे मिलेंगे हमें? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और याद रखना है कि ये जितने भी यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाईपोलर मिल रहे हैं, इनमें सबसे कॉमन न्यूरॉन कौन सा है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो ये चीज याद रखना है। एक सिंपल निमोनिक है, ऑल आर एम ओनली। अगर आप ध्यान से देखो तो इस निमोनिक में ऑल आर एम, मल्टीपोलर एम, मल्टीपोलर मोटर न्यूरॉन, मल्टीपोलर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन। बात समझ में? तीनों आप निमोनिक के तरह से याद रखो। मल्टीपोलर इज यूजुअली मोटर न्यूरॉन एंड दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। बात क्लियर हो गई? कहाँ पे मिलेगा हमें? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा, राइट। एग्जाम में पूछेगा कहाँ पे मिलता है हमें? सेरेब्रल कॉर्टेक्स विल बी हैविंग मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, राइट। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब देखो इस स्ट्रक्चर को फिर से देखो। यहाँ पे मैंने एक जो नया न्यूरॉन यहाँ पे लेके आते हैं, क्या देख रहे हैं? सेल बॉडी दिख रही है, सेल बॉडी से आप देखो एक एक्सॉन निकल के आ रहा है, छोटा सा एक्सॉन है, राइट। देखा, सेल बॉडी और एक एक्सॉन, तो कैसा हो गया? ये यूनिपोलर हुआ ना। लेकिन अब देखो इसमें क्या हुआ है? ये एक्सॉन चालाकी से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट। एक जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और एक जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्यूडो यूनिपोलर, क्योंकि जो एक्सॉन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और दोनों अलग अलग जा रहे हैं। एक सीएनएस को जाता है और एक पीएनएस को जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, राइट। So cell body with one axon. So cell body with one axon, and axon splits into the two branches. Axon splits into the two branches. देखो axon क्या हुआ? दो ब्रांच में स्प्लिट हो गया, one to the central nervous system and one to the peripheral nervous system. So axon, one cell body, one axon splits, one goes to the central nervous system and one branch goes to the peripheral nervous system. सो सेंसरी न्यूरॉन्स विद नो डेंड्राइट। सो कौन हो सकते हैं ये? सेंसरी न्यूरॉन्स हो सकते हैं जिनमें डेंड्राइट नहीं मिलता है। तो ये हमें कहाँ पे मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे सेंसरी गैंग्लिया ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्रैनियल नर्व। जो क्रैनियल नर्व के गैंग्लिया है ना, वहाँ पे आपको मिलेंगे। गैंग्लिया के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर में। देन आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द गैंग्लियाज, राइट। सो सेंसरी गैंग्लिया ऑफ द क्रैनियल नर्व्स विल बी स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, राइट। अब देखो एनेक्सोनिक न्यूरॉन, नाम से ही आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि कोई भी एक्सॉन नहीं है। एनेक्सोनिक, नो एक्सॉन, सेल बॉडी, नो एक्सॉन, ओनली डेंड्राइट्स आर देयर,
right? So that is why anaxonic. Cell body, no axons, or you cannot distinguish them from the dendrites even if they are present also. So these are interneurons, right? Interneurons में मिलेंगे ये ब्रेन में और रेटिना में. तो इंटरन्यूरॉन्स कैन बी एनाक्सोनिक न्यूरॉन्स ऑल्सो, जो हमें ब्रेन और रेटिना में मिलेंगे. कोई भी यहाँ पे एक्सॉन नहीं है, सिर्फ डेंड्राइट मिलेगा. अब ये देखो टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. अगर हम फंक्शनल बेसिस को देखते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेंसरी न्यूरॉन जो रिसेप्टर है, रिले न्यूरॉन जो कि कनेक्ट करेगा सेंसरी को मोटर के साथ, जिसको हम इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं. मोटर न्यूरॉन को हम इफेक्टर बोलेंगे, जो हमें इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी गर्म चीज को छुआ तो सेंसरी न्यूरॉन सेंस देगा कि हमने गर्म चीज को छुआ, वो जाएगा रिले न्यूरॉन को. रिले न्यूरॉन कहाँ पे है? ब्रेन में है. ब्रेन में जो रिले न्यूरॉन है उसका काम क्या है? जो सेंसरी न्यूरॉन ने इसको सिग्नल भेजा उसको पास करेगा मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन वापस ले जाएगा, भैया इस गर्म चीज को छोड़ो नहीं तो तुम्हें हाथ जल जाएगा, राइट? सो दैट इज वाई दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. सेंसरी न्यूरॉन टू रिले न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन, एंड यू विल सी द रिस्पॉन्स, राइट? सो अब इसको हम देखते हैं बहुत सिंपल ढंग से. सेंसरी न्यूरॉन में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो सेंसरी न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो आप. यहाँ पे सेंस ऑर्गन है. सेंस ऑर्गन मतलब यहाँ पे एक हाथ बना हुआ है, हैंड विच इज टचिंग दी हॉट ऑब्जेक्ट ना. एक हॉट यूटेंसिल है जिसको हाथ से पकड़ा हुआ है, हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ से पकड़ा हुआ है सेंस ऑर्गन. तो ये जो हॉटनेस है, राइट, इसकी जो गर्मी है, दैट स्टिमुलस विल बी गिवन टू दी डेंड्राइट्स. बात समझ में? तो ये सेंस ऑर्गन से डेंड्राइट्स को स्टिमुलाई गया. बात समझ में? इसने गर्म चीज को छुआ तो स्टिमुलस हैज बीन ट्रांसमिटेड टू डेंड्राइट. अब डेंड्राइट याद है, पहले हमने शुरू में क्या बोला कि जो नर्व इम्पल्स कैसे जाती है, डेंड्राइट से होके वो जाएगी सेल बॉडी को. तो डेंड्राइट से जाएगी, सेंट्रीपिटल है ना, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगी. सेल बॉडी से कहाँ पे जाएगी? सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगी. एक्सॉन से क्या होगा? एक्सॉन से यहाँ पे देखो टीलोडेंड्रिया है, और टीलोडेंड्रिया से ये दे विल बी मूविंग टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दैट इज द पार्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. तो सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? आपने देखा सेंस ऑर्गन से स्टिमुलाई को रिसीव किया और स्टिमुलाई को ट्रांसमिट किया सेल बॉडी को, एक्सॉन को, और फ्रॉम एक्सॉन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, डेंड्राइट्स दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दे आर रिसीविंग स्टिमुलाई फ्रॉम द सेंस ऑर्गन. ये सेंस ऑर्गन है, स्टिमुलाई जनरेट हुआ और डेंड्राइट्स को रिसीव हुआ. Then dendrites have given to the cell body, then to axon, then to towards central nervous system, right? तो ये हो गया पार्ट सेंसरी न्यूरॉन का. सेंस को डिटेक्ट कर रहा है और ब्रेन को भेज रहा है. तो कहाँ पे मिलेंगे हमें? सेंस ऑर्गन्स में मिलेंगे. सो सेंसरी न्यूरॉन्स आर सीन इन द सेंस ऑर्गन्स, राइट? दूसरा न्यूरॉन क्या है? जो रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन. अब देखो यहाँ पे आपको मैं 3 न्यूरॉन इस डायग्राम में एक साथ दिखाया मैंने, राइट? देयर आर 3 न्यूरॉन्स इन दिस सेम डायग्राम. Can see here is the sensory neuron, second you can see here is the relay or interneuron, and third one is the motor neuron, right? अब देखो यहाँ पे वही चीज है, सेम डायग्राम है. सेंस ऑर्गन है, हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने टच किया तो स्टिमुलाई किसको मिला? डेंड्राइट्स को मिला. सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को मिला. डेंड्राइट से कहाँ पे गया? सेल बॉडी में गया. सेल बॉडी से कहाँ? एक्सॉन, और एक्सॉन से कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. किसके पास गया? रिले न्यूरॉन के पास चला गया, राइट? सो नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ अ इंपल्स इज कंडक्टेड, राइट? सो रिले न्यूरॉन ने क्या किया? जो सेंसरी न्यूरॉन का सेंस था, यानी जो उसकी स्टिमुलाई थी, उसको उसने परसीव किया, उसको रिसीव किया, और फिर वही बात हो गई. यहाँ पे इसके क्या है? यहाँ पे इसके पास डेंड्राइट है. डेंड्राइट से क्या गया? सेल बॉडी को गया. सेल बॉडी से एक्सॉन को गया, और ये एरिया एक्सॉन का टर्मिनल है, राइट? एक्सॉन का टर्मिनल है. तो एक्सॉन यहाँ पे जो रिले न्यूरॉन का एक्सॉन है, और यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट है, राइट? दोनों ये क्या कर रहे हैं? दोनों एक साइनैप्स बना रहे हैं. तो यहां से क्या हुआ? रिले न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर दिया थ्रू द साइनैप्स. रिले न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था, उसने क्या किया? ट्रांसमिट कर दिया मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने फिर वही काम किया जो इसके सेल बॉडी में आया. सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से जो है आपका मोटर ऑर्गन पे चला गया. यानी यहाँ से इफेक्टर, जहाँ पे आप उसको इफेक्ट दिखाना कि भाई ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो नहीं तो हाथ जल जाएगा. तो देखा आपने, सेंस ऑर्गन टू द इफेक्टर ऑर्गन, यानी सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है रिले न्यूरॉन. सो इट इज अ लिंक
between the sensory and motor neuron to distant for the distant relay of the nerve impulse. So जो भी nerve impulse थी यहाँ से स्टार्ट हुआ और मोटर न्यूरॉन से थ्रू कंडक्ट हुआ, तो इसके बीच में जो इंटरकनेक्टिविटी है दैट इज गिवन बाय द रिले न्यूरॉन्स. सो रिले न्यूरॉन्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? रिले न्यूरॉन्स विल बी सीन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो ये हमें ब्रेन में मिलेंगे, राइट. तो रिले न्यूरॉन समझ में आ गया. अब आती है बारी, देखो यहाँ पे बड़ा डायग्राम है और रिले न्यूरॉन में थोड़ा और समझने के लिए डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ एक बार और. देखो सेंसरी न्यूरॉन था, यहाँ पे स्टिमुलाई मिला और क्या हुआ, ये गया सेल बॉडी को, सेल बॉडी डेंड्राइट से आया, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से गया रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन कहाँ पे है? ब्रेन में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है. फिर यहाँ पे क्या हुआ, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये एक साइनेप्स बन रहा है. किसके बीच में? किसके बीच में? जो एक्सॉन है रिले न्यूरॉन का और डेंड्राइट है मोटर न्यूरॉन का, और वहां से इम्पल्स क्या होंगी, वापस आएंगी इफेक्टर पे और बंदा इस गर्म ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा. दैट इज बिकॉज ऑफ दीज थ्री न्यूरॉन्स आर वर्किंग सिंक्रोनसली, एक साथ काम कर रही है. तो सेंसरी ने रिले को भेजा, रिले ने मोटर न्यूरॉन को भेजा और बंदे ने वहां से हाथ हटा लिया, राइट. सो ये चीज समझ में आई. अब देखो मोटर न्यूरॉन के बारे में लास्ट में, जो सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन कहाँ पे मिलेगा? ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेगा. और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? साइनेप्स. देखो मैंने अभी आपको जो दिखाया, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द साइनेप्स. किसके बीच में? ये दिख रहा हो, ये रिले न्यूरॉन था, याद है? ये रिले न्यूरॉन का एक्सॉन है, एक्सॉन ऑफ द रिले न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन. तो यहाँ पे किसके बीच में बन रहा है साइनेप्स? देखो आप यहाँ पे साइनेप्स किसके बीच में बन रहा है? बिटवीन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट. एक्सॉन किसका है? रिले न्यूरॉन का. देखा, एक्सॉन किसका है? एक्सॉन किसका है? रिले न्यूरॉन का एक्सॉन है. और डेंड्राइट किसका है? मोटर न्यूरॉन का. So dendrite and axons are forming, synapse, and now nerve impulse is conducted from the relay neuron to the motor neuron, right? So this is how impulse will be transmitted from the CNS to effector organ, और अब वह अपना हाथ डालेगा. तो ये तीनों चीज़ों को अगर हम एक बार फिर से देखें, यहाँ पे अगर देखो मोटर न्यूरॉन में क्या चीज़ हो रहा है. मोटर न्यूरॉन को एक्सॉन, एक्सॉन किसका है? रिले न्यूरॉन का. डेंड्राइट्स किसका है? मोटर न्यूरॉन का. साइनेप्स बना, जो इम्पल्स थी उसको उसने क्या किया? डेंड्राइट को दिया, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और ये इफेक्टर ऑर्गन पे आया और बंदे ने अपना हाथ हटा लिया. और अगर हम तीनों चीज़ को एक बार फिर से समअप करें तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ढंग से. यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे जैसे ही गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, स्टिमुलाई गई डेंड्राइट से, सेल बॉडी, एक्सॉन, फिर रिले न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिले न्यूरॉन ने क्या किया? डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन को ट्रांसमिट किया और ये विल एक्सॉन से आया और इसने हाथ को, जैसे ही बताया कि ये गर्म है, उसने अपने हाथ को हटा लिया. सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस टच टू द हॉट ऑब्जेक्ट. बात समझ में आई? तो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन. सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन जो आपको मैंने बताया. जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो मैं अपने बायोलॉजी के जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और ये लिंक टेलीग्राम ग्रुप का मैं अभी इस लेक्चर के नीचे डाल दूंगा. यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप और वहाँ से आप अपडेट कर सकते हो. वहाँ पे और भी बहुत सारे लेक्चर और उनके पीडीएफ हैं, यू कैन डाउनलोड